नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे प्यारे भाई हैं, कैसे कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आपको पता है कि हमारा यूट्यूब पर भी जो है लाइव फ्री बैच चल रहा है। ठीक है, आपको तो मैं काफी डिटेल में काफी समय लेके पढ़ाता हूं। वहां थोड़ा कम समय में प्री के हिसाब से कि बच्चों का प्री क्वालिफाई हो जाए, केवल उसी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। तो आज उसमें परसेंटेज की पहली लाइव क्लास है। ठीक है, तो सब बच्चे उस लाइव क्लास को जरूर अटेंड करें। शाम को 8 बजे डेली उस पर जो है क्लास होती है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, परसेंटेज प्रतिशत से। जैसे मैं बैचेस में तो अपने परसेंटेज की 25-26 क्लास लेता हूं, पर यहां पे मैं आपको 3 क्लास में परसेंटेज पूरा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। हाँ, हसीना शेख भाग गई हैं, आप मत भागो, आप पढ़ते रहो। ठीक है जी। चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल। भाई ये इनइक्वालिटी क्या है? देखो, त्रिभुज के बनने की शर्त। शेख हसीना है ना, कि हसीना शेख है? क्या ही फर्क पड़ता है। चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी। आज की क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, मजा आएगा आपको सीख के। इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के बनने की शर्त। त्रिभुज कब बनेगा मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से। बहुत दिमाग लगाना मेरे प्यारे भी, बहुत दिमाग लगाना, बहुत दिमाग लगाना। मजा आएगा आपको आज की क्लास में। बहुत बेसिक्स में आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है भाई दिमाग लगा के सोचना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? चलिए, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के बनने की शर्त। चलो, जैसे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने एक लाइन खींची। मेरे भाई मैंने एक लाइन खींची मेरे दोस्तों, इस तरीके से ए बी। मैंने एक लाइन खींची मेरे प्यारे भाई इस तरीके से ए बी। एक लाइन खींची मैंने ए बी, ए बी ये लाइन खींची मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ सर, और ये जो लाइन ए बी है इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। मैंने एक लाइन खींची ए बी, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15। मैंने एक लाइन खींची मेरे प्यारे भाई ए बी, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। अब एक बात सोचना मेरे प्यारे, मुझे एक ट्राइंगल बनाना है। हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा 15 हो। मैं आपको प्यार से, जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं तब तक कुछ मत करना। बहुत फर्क है अंशुल चौधरी जी, बहुत ज्यादा है। क्या हुआ प्रदीप बिदनोई? जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं तब तक कोई कुछ ना करे। ठीक है, कुछ ना कहे। ध्यान से सुनना मेरे प्यार भाई स्टूडेंट्स, हमने आपके सामने एक लाइन खींची ए बी जिसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। अब एक काम करता हूं बच्चों, मैंने यहां पे ए पे प्रकार की नोक रखी। मैंने पॉइंट ए पर, आप कंपस लेते हो ना बचपन में प्रकार, तो पॉइंट ए पर मैंने प्रकार की नोक रखी। मैंने प्रकार लिया बेटा, उसकी नोक रखी मैंने पॉइंट ए पर, और मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये आर्क खींचा। ये मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये चाप खींच दिया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का बच्चे मैंने चाप खींचा। कितने का? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आर्क खींचा। होता है ना, आप प्रकार की नोक रखो, अगर प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी खींचो तो ऐसे एक सर्कल बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। तो मैंने अपनी मर्जी से प्रकार की नोक यहां पर रखी ए पर, और मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा। बच्चों फिर मैंने पॉइंट बी पर प्रकार की नोक रखी, बी पर मैंने प्रकार की नोक रखी, और ऐसे मैंने अपनी मर्जी से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने आर्क खींचा। आर्क है सर्कल का ही एक हिस्सा है, सर्कल का ही परिधि का एक टुकड़ा है मेरे प्यारे भाई। तो क्या आपको यहां पे कोई त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कोई त्रिभुज बन पाया? प्यारे बच्चों, यहां से क्या आपको कोई त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? मुझे तो यहां कोई त्रिभुज बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं बन रहा? कि यहां पर ये जो 5 और 7 है मेरे प्यारे, 5 प्लस 7, इनका जो योग है मेरे दोस्तों तीसरी लेंथ से छोटा है, 15 से छोटा है, इसलिए कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। यहां 5 प्लस 7 12 जो है 15 से छोटा है। ये केस 1 है। दूसरा दिखाता हूं मेरे दोस्तों, जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं तब तक परेशान ना हो, ना मुझे परेशान करें। फिर से मेरे प्यारे भाई देखना ध्यान से।
मैंने आपके सामने एक लाइन ली है मेरे दोस्तों ए बी, ये मैंने आपके सामने एक लाइन ली है ए बी, ए बी, और ये ए और बी के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। मैंने बच्चे आपके सामने एक लाइन ली है ए बी, और ए बी के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैंने पॉइंट ए पर प्रकार की नोक रखी, पॉइंट ए पर, और मैंने अपनी मर्जी से ऐसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आर्क खींचा। मैंने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचा। अगर मैं पॉइंट ए पे प्रकार की नोक रखे ऐसे खींचूंगा तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने सर्कल खींचा, ऐसे खींच जाएगा। फिर मैंने पॉइंट बी पर प्रकार की नोक रखी, बी पर प्रकार की नोक रखी, कंपास रखा, बी पे कंपास रखा, और मैंने ऐसे 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आर्क खींचा। तो कैसे खींचेगा, ये खींचेगा कि 6 + 9 क्या हो रहा है, 15। ऐसे 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का मेरे दोस्तों मैंने आर्क खींचा। ये दोनों जाहिर सी बात है यहां पे काटेंगे, क्योंकि 6 + 9 क्या होता है, 6 + 9 = 15। तो क्या आपको यहां पे कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा? क्या आपको यहां पर कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर नहीं, कोई ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ना यहां से कोई ट्रायंगल बना, ना यहां से कोई त्रिभुज बना। आगे चलते हैं बेटा, फिर से मैं आपके सामने एक और लाइन खींचता हूं मेरे प्यारे, मैं आपके सामने एक और लाइन खींचता हूं। मुर्दे की तरह सुनते रहे जब तक मैं पूरी बात ना कह दूं। मैंने फिर से आपके सामने एक लाइन खींची ए बी, ए बी, ए बी, इसके बीच की दूरी, मैंने फिर से एक लाइन खींची मेरे दोस्तों ए बी, इनके बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मेरे प्यारे, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, क्लियर है? अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, ध्यान से। मैंने पॉइंट ए पर प्रकार की नोक रखी, मैंने पॉइंट ए पर प्रकार की नोक रखी, पॉइंट ए पर, और मैंने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का आर्क खींचा। मैंने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 10 सेंटीमीटर का मैंने एक चाप खींचा, 10 सेंटीमीटर। मैंने पॉइंट ए पर प्रकार की नोक रखी, और मैंने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये आर्क खींचा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। कितने का? 10 सेंटीमीटर। एक बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई, एक बात आप समझिएगा कि जैसे हम कोई सर्कल खींचते हैं, सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस। ये भी रेडियस होगा, ये हर जगह दूरी बराबर होगी मेरे दोस्तों, ये सब रेडियस होगा। तो मेरे प्यारे भाई, मैं डाटा बोल रहा हूं, ध्यान सुनेगा। हमने पॉइंट ए पे प्रकार की नोक रखी, और मैंने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आर्क खींचा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का आर्क खींचा, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, आपने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आर्क खींचा, 10 सेंटीमीटर। फिर मेरे दोस्तों आपने पॉइंट बी पे प्रकार की नोक रखी, आपने पॉइंट बी पर प्रकार की नोक रखी, बी पर, और आपने मेरे दोस्तों 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। तो चाप कैसे खींचेगा? ऐसे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने एक आर्क खींचा, 8 सेंटीमीटर। तो दोनों यहां पे काटेंगे, काट रहे हैं बेटा, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैंने पॉइंट बी पर प्रकार की नोक रखे, ये मैंने आर्क खींचा है मेरे दोस्तों 8 सेंटीमीटर का, मैंने 8 सेंटीमीटर का ये मेरे दोस्तों मैंने आर्क खींचा है। पॉइंट बी पर मैंने रखी प्रकार की नोक, और मैंने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये सर्कल खींच दिया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो दोनों देखो काट रहे हैं यहां पर। एक बार मैंने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल खींचा है, और एक बार मैंने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल खींचा। आप प्रकार लाके ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो सपोज ये एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, पॉइंट सी पर, जरूर काटेंगे, करके देखेगा, जरूर काटेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पॉइंट सी पर काट रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, जब मैं ए से सी को मिलाऊंगा तो आप मुझे बताओ ये दूरी कितनी आएगी? जब मैं ए से सी को मिलाऊंगा तो ये दूरी कितनी आएगी? ये दूरी 10 सेंटीमीटर की होगी, 10 सेंटीमीटर होगी दूरी की, नहीं 10 सेंटीमीटर होगी। मैंने पॉइंट ए पर प्रकार की नोक रख के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा। ये जो दूरी है ये भी 10 सेंटीमीटर है बेटा, ये भी 10 सेंटीमीटर है। समझते क्यों नहीं हो? ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल है। मैं पूरा सर्कल नहीं दिखा रहा, आधा अधूरा ही सर्कल दिखा रहा हूं। ये दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। मैंने पॉइंट बी पर प्रकार की नोक रख के मेरे दोस्तों मैंने सर्कल खींचा था, चाप खींचा था 8 सेंटीमीटर का। तो दूरी कितनी
होगी भाई? ये यहां से यहां तक की जो दूरी है 8 सेंटीमीटर, ये दूरी भी कितनी आएगी? ये दूरी भी 8 सेंटीमीटर भी आएगी, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो क्या आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? क्या आपको यहां पर एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? आप बोलोगे हाँ सर, त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज मेरे प्यारे भाई ना तो इस केस पे बना कोई ट्रायंगल, ना इस केस में कोई ट्रायंगल बना, लेकिन जब मैंने यहां देखा तो यहां ये मैंने 10 सेंटीमीटर का आर्क खींचा था, ये मैंने 8 सेंटीमीटर का आर्क खींचा था। तो इन दो भुजाओं का जो योग है 10 और 8, वो तीसरी भुजा से 15 से बड़ा आ रहा है मेरे प्यारे भाई, तब जाके त्रिभुज बना। त्रिभुज कब बनेगा? त्रिभुज तब बन पाया जब दो भुजाओं का योग 10 और 8 का योग तीसरी साइड से बड़ा हो, तीसरी भुजा से बड़ा हो। यहां कोई त्रिभुज नहीं बन पाया, कोई त्रिभुज नहीं बना। क्यों? कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा हो रहा है। 5 और 7 12 का योग तीसरी से 15 से छोटा हो रहा है। यहां भी कोई त्रिभुज नहीं बना, क्योंकि दो भुजाओं का योग 6 और 9 15 तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है। तो त्रिभुज तभी बन सकता है मेरे प्यारे, त्रिभुज तभी बन सकता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। यहां त्रिभुज बन रहा है क्योंकि यहां दो भुजाएं 10 और 8, इनका सम तीसरी साइड 15 से बड़ा है। आप बोलोगे हां जी सर, मुझे बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ये पीछे का लॉजिक होता है। यानी कि कोई ट्रायंगल तभी बन पाएगा, कोई त्रिभुज तभी बन पाएगा जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा हो। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बिल्कुल बच्चे की तरह समझाया, प्रकार से खींच के। मैंने लिया कि माना त्रिभुज ये ए बी है, ए बी की लंबाई 15 है, मैंने प्रकार की नोक यहां पे रखी, ये पे मैंने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये आर्क खींचा, तो ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर है। मैंने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का आर्क खींचा। फिर मैंने पॉइंट बी पर प्रकार की नोक रखी और मैंने 8 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क खींचा। ये दोनों यहां पे काट रहे हैं, आप खुद करके देखिएगा, जरूर काटेंगे। तो इस केस में ट्रायंगल बना, क्योंकि दोनों भुजाएं 10 और 8 18, 10 और 8 18, तीसरी भुजा से 15 से बड़ा हो रही हैं। तो कोई त्रिभुज तभी बन सकता है अंशुल चौधरी, पहले ये चेक करो कि वो सवाल कितने करवाते हैं और मैं कितने सवाल कराता हूं। वो केवल कॉन्सेप्ट बता के खत्म कर देते हैं, और जितना एग्जाम में आता है, जितने पढ़ने की जरूरत है, वो उसका 30% भी नहीं पढ़ाते, 30% भी। ठीक है जी, समझ में आया अंशुल चौधरी? जाके पहले रिसर्च किया करो, बकर बकर मत करा करो। आप वो 18 क्लास कर लो अंशुल चौधरी, मैं आपको ज्योमेट्री की बुक देता हूं, ये मैं आपको ज्योमेट्री की बुक, ये मैं आपको बुक दूंगा। आप इसके आधे सवाल भी कर जाओ ना, आधे ज्योमेट्री के 300 सवाल है, 300 में से अगर तुम 100 भी कर दो तो मैं मान जाऊं, पूरी 18 क्लास करने के बाद। कोई आदमी जल्दी निपटा रहा है, इसका मतलब यह कि वो पूरा नहीं पढ़ा रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अरे भाई चलिए आगे चले। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से आपको समझना है, कोई त्रिभुज तभी बन पाएगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तो त्रिभुज कभी बन ही नहीं सकता। जैसे बेटा मैंने आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करी कि माना ये भुजा 15 है, मैंने एक 5 सेंटीमीटर का आर्क खींचा, 7 सेंटीमीटर का, क्या त्रिभुज बना? नहीं बना। माना ये ए से बी तक की दूरी 15 है, मैंने एक 6 सेंटीमीटर का आर्क खींचा, 9 सेंटीमीटर का, क्या कोई ट्रायंगल बना? नहीं बना। आप देख पा रहे हैं, प्रूफ आपके, प्रमाण आपके सामने। क्यों नहीं बना? कि यहां पे 6 + 9 15 हो रहा है। अब मैंने, मेरे प्यारे भी ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेगा।
ये ए बी है, ए बी की लंबाई 15 है। मैंने पॉइंट ए पे प्रकार की नोक रखी, एक 10 सेंटीमीटर का आर्क खींचा, एक 8 सेंटीमीटर का आर्क खींचा। ये दोनों इस पॉइंट पर काटेंगे यहां पर, तो ये दूरी 10 सेंटीमीटर आएगी, 8 सेंटीमीटर आएगी, ये 15। तो ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल तब बन पाया जब दो भुजाओं 10 और 8 का योग तीसरी से बड़ा है। आप कोई भी दो भुजा लीजिए, आप कोई भी दो भुजा लीजिए, हमेशा तीसरी से बड़ा आएगा। ये 10 है 15, 10 और 15 का सम मेरे प्यारे भाई, तीसरी भुजा क्या है 8, 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा। आप ये ले लीजिए, ये 8 है 15, 8 और 15 का योग मेरे दोस्तों हमेशा तीसरी भुजा कितनी है 10, 10 से बड़ा है। तो कोई त्रिभुज तभी बन सकता है, कोई त्रिभुज तभी पॉसिबल है जब उसकी दो भुजाओं का सम, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। यहां हमेशा दो साइड का सम तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए यह ट्रायंगल बन पा रहा है, बन पा रहा है। अब मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे पूछ लूं कि एक त्रिभुज की साइड 5, 13, एक त्रिभुज की जो साइड है मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे पूछता हूं 5, एक त्रिभुज की साइड 5, 13 और 7 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 13 और 7 है। क्या ये त्रिभुज संभव है? या 5, 13, 5, 13 ले लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, मैं आपसे ले लेता हूं, एक त्रिभुज की भुजाएं मेरे दोस्तों 5, 7 और 13 हैं। क्या ऐसा कोई त्रिभुज बन सकता है जिसकी भुजाएं 5, 7, 13 हो? भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक बार में समझ लिया करो, एक बार में, एक बार में। मैं कहता हूं एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7, 13 है। क्या ऐसा कोई त्रिभुज है? जब आप देखोगे कि यहां पर एक भुजा 5 है, एक भुजा 7 है, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से छोटा हो रहा है, तो ऐसा कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, है ही नहीं दुनिया में। दुनिया में ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जिसकी भुजाएं 5, 7 और 13 हो। त्रिभुज तभी बन पाएगा जब दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो। समझ में आए? ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है जिसकी भुजाएं 5, 7, 13 हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भाई, ये हुआ कैसे मेरे प्यारे में, उसके पीछे मैंने आपको कारण समझाया डिटेल में। चाहे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इस बात को, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है भाई, आगे चलें। अगर आप नहीं समझ पाए हैं बेटा, इस बात को नहीं समझ पाए तो कोई जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, वैसे भी मेरे अलावा कहीं और पढ़ते तो आप सीधा ही रटते। इन एनी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज में, इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर आप इस बैच के अलावा कहीं और पढ़ते तो आपको डायरेक्ट इस स्टेटमेंट से शुरुआत होती। ये सब आपको बताया ही नहीं जाता, ये बेसिक आपको बताया नहीं जाता कि ऐसा क्यों होता है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, अगर कोई त्रिभुज बन रहा है तो तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्यों हुआ मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया, उसके पीछे का कारण। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिख देंगे। अगर आपको बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिख देंगे। हर केस में राजदीप घोष जी, हर केस में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड, इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड, त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया? वेरी गुड, सभी को समझ में आया। ठीक है ना, किसके पीछे का कारण क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है।
ठीक है, इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, चलो अब बेटा इस पर मैं आपको जैसे ध्यान से सुनिएगा, सॉरी बच्चों, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज। इस त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी, ए बी सी, इस त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी। ध्यान सुनेगा, अब यहां से एक और कंसेप्ट निकलेगा, यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकलेगा। अभी मैंने आपको यह समझाया है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है भाई, किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। जैसे ये दो साइड है ए और बी, तो ए और बी का सम मेरे प्यारे भाई हमेशा तीसरी जो भुजा है सी उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, ये दो साइड है बी और सी, तो बी और सी का जो योग है वो हमेशा तीसरी साइड क्या है, ए से बड़ा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, क्लियर है? आप बोलो हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, अबे तीन दोनों साइड है ए और सी, ए और सी का जो सम है मेरे प्यारे भाई, ए और सी का जो सम है, सी और ए का जो सम है मेरे दोस्तों, वो हमेशा तीसरी साइड बी से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। हाँ जी, बात समझ में आ गई। ए प्लस बी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। ये मैंने आपको सिद्ध करके समझाया, रटवाया नहीं है मेरे प्यारे भी, क्योंकि मैं रटवाने में विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा चीज को बहुत डिटेल में और बेसिक से बताने की कोशिश करता हूं। चाहे तो मैं इस बात को सीधा लिख सकता था, पर किसी को पता ही नहीं चलती ऐसा क्यों होता है। तो ट्राइंगल में किसी भी त्रिभुज में दो साइड का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब यहां से एक बात सुनेगा बेटा, यहां से ध्यान सुनेगा, ध्यान से मेरे प्यारे भाई। अगर मैं यहां से सी की वैल्यू निकालूं तो सी की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ। सी की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ। सी की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट। अगर मैं यहां से सी की वैल्यू निकालूं तो सी की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताना। सी की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहोगे सर सी का जो मान है, सॉरी सी की नहीं, सॉरी, अगर मैं यहां से बी की वैल्यू निकालूं, बी की वैल्यू बताओ यहां से क्या आएगी, बी की, तो ए उधर चला जाएगा। तो बी इज ग्रेटर देन सी माइनस ए, बी इज ग्रेटर देन मेरे दोस्तों सी माइनस ए, ये हो जाएगा। बी का मान अगर निकालूं तो ए उधर चला गया, सी माइनस ए हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। बेटा अगर मैं यहां से बी का मान निकालूं तो बी का मान यहां से कितना आएगा, बताना। बी का मान यहां से कितना आएगा, तो सी उधर चला जाएगा, ए माइनस सी, सी उधर चला जाएगा, ए माइनस सी, ए माइनस सी। यानी कि आपने एक चीज गौर करी मेरे प्यार में, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बात है मेरे प्यारे भाई। एक चीज आपने गौर करी कि ट्राइंगल की साइड बी की जो वैल्यू है, जो भुजा बी का मान है, त्रिभुज की भुजा बी का जो मान है, वो बाकी जो दो भुजाएं सी और ए हमेशा उनके डिफरेंस से बड़ा आ रहा है। बी का जो मान है मेरे प्यारे भाई, जो त्रिभुज की भुजा बी का जो मान है, जो अदर टू साइड बची सी और ए, हमेशा उनके डिफरेंस से बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जैसे एक त्रिभुज की भुजाएं 13 और 8 हैं, तो बी का जो मान होगा मेरे प्यारे, बी का जो मान होगा वो 13 माइनस 8 से भी बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई, और बी का मान 8 माइनस 13 से भी बड़ा होगा। मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज की तीन भुजाएं 13, 8 और बी हैं, तो बी का मान 13 माइनस 8 से भी बड़ा होगा, बी का मान 8 माइनस 13 से भी बड़ा होगा। आपको निगेटिव वैल्यू तो लेनी नहीं है, 8 माइनस 13 माइनस 5 होता है, आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी कि बी का जो भी मान होगा मेरे दोस्तों 5 से बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल की किसी भी साइड की वैल्यू, त्रिभुज की किसी भी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होती है। त्रिभुज की किसी भी साइड की वैल्यू अन्य दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ी होती है, और अदर टू साइड के सम से हमेशा छोटी होती है मेरे प्यारे भाई। बी का जो मान है मेरे प्यारे भाई, वो बाकी जो दो भुजा बची सी और ए, उनके डिफरेंस से बड़ा होगा।
डिफरेंस आपको लेना है पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए मैंने मोड लगा दिया। भाई 13 में से 8 घटाएंगे तो +5 आता है, 13 में से 8 में से 13 घटाएंगे -5 आता है। माइनस वाला नहीं लेना आपको, प्लस वाला लेना, इसलिए मैंने मोड लगा दिया। भाई C माइनस A में एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी, आपको क्या लेना है पॉजिटिव वाली, तो मैंने मोड लगा दिया। मोड लगाने का मतलब है कि अगर मैं -5 का भी मोड लगाऊंगा तो बेटे +5 ही होता, आपको कल पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो बी का ट्राइंगल की किसी भी साइड की वैल्यू अदर टू साइड सी और ए के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी और अदर टू साइड सी और ए उनके योग से हमेशा छोटी होगी। बी का जो मान है सी प्लस ए से हमेशा छोटा होगा। दिस इज द कंसेप्चुअल लॉजिक, ये आपको सभी को समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। क्या आपको समझ में? तो सबसे पहले मेरे दोस्तों ये कंसेप्ट, आप कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकलता है, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकलता है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट निकलेगा, दूसरे से तीसरा निकलेगा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। देखना समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया। मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। मैंने आपको समझाया कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। a प्लस बी सी से बड़ा होगा, b प्लस सी ए से बड़ा होगा, c प्लस ए बी से बड़ा होगा। यहां से मैं b का मान निकालूं b ग्रेटर देन c माइनस, यहां से b का मान निकालूं c उधर जाएगा, b ग्रेटर देन a माइनस सी, यानी कि b का मान c माइनस ए से भी बड़ा होगा और b का मान a माइनस सी से भी बड़ा होगा। मुझे केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया दो भुजाएं 13 8 है, तीसरी b है, तो b का मान 13 माइनस 8 5 से भी बड़ा होगा, b का मान 8 माइनस 13 माइनस 5 से भी बड़ा होगा। आप बताओ -5 से तो बड़ा ही होता है 5, तो हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाना है। इसलिए b की जो वैल्यू है वो अदर दो साइड बची c और a, अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी। डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और अदर टू साइड के सम से छोटी होगी मेरे प्यारे भी। ऐसे ही अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं भुजा सी के लिए कहूं, सी का जो मान आएगा वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा, ए माइनस बी से बड़ा होगा और अन्य दो भुजाओं ए प्लस बी के सम से छोटा होगा। छोटा बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। इसी तरीके से ट्रायंगल की साइड ए की जो वैल्यू, त्रिभुज की भुजा ए का जो मान है, बाकी दो भुजा क्या बची बी और सी, बी और सी के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होंगी और बी प्लस सी के सम से हमेशा, बी और सी के सम से हमेशा छोटी होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो अगला कॉन्सेप्ट यहां से आ गया, इन एनी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज में, इन एनी ट्राइंगल वैल्यू ऑफ ईच साइड, इन एनी ट्राइंगल वैल्यू ऑफ ईच साइड, किसी भी त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का मान इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन difference of other two side, difference of other two side, difference of other two side, difference of other two sides। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि किसी भी त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का मान अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है एंड लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड, और अन्य दो भुजाओं के योग से छोटा होता है, लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड, अन्य दो भुजाओं के सम से छोटा होता है। हिंदी वाले भाई भी लिख लेंगे, मैं हिंदी में भी बोल देता हूं, लिख लेंगे। किसी भी त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का मान अन्य दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ा होता है और अन्य दो भुजाओं के योग से हमेशा छोटा होता है। फिर से बोलता हूं, किसी भी त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का मान अन्य दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ा होता है और अन्य दो भुजाओं के योग से हमेशा छोटा होता है। इन एनी ट्राइंगल वैल्यू ऑफ ईच साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड एंड लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड। मेरे प्यारे भाई, सारा कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया त्रिभुज में हमेशा दो साइड का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। फिर इस कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट आया कि प्रत्येक साइड का मान अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा और अदर टू साइड के सम से छोटा होगा। मेरे प्यारे भाई समझ में आ गया? क्लियर है? ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं ये सब कॉन्सेप्ट किंग बुक में लिखा हुआ है। ये सब कॉन्सेप्ट इस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। इन एनी ट्राइंगल वैल्यू ऑफ ईच साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड एंड लेस देन सम ऑफ अदर टू साइड। ठीक है भाई। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से ध्यान सुनेगा। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं एक ट्राइंगल की साइड 29, 31 और 54 है। क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? मैं आपसे कहता हूं एक त्रिभुज की भुजाएं 29, 31 और 54 है। क्या ये त्रिभुज संभव है? तो बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर ट्राइंगल के बनने की तो ये इतनी सारी शर्तें, क्या हमें सारी शर्तें चेक करनी पड़ेंगी? क्या हमें सर ये सारा चेक करना पड़ेगा? क्या ये तीनों चेक करके देखना पड़ेगा? तो भाई मेरे तीनों चेक करके देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक साइड को चेक करके देख लो, आप किसी भी एक भुजा को चेक करके देख लो, किसी भी एक साइड को चेक करके देख लो, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको पसंद आए। जैसे मैंने 29 को पकड़ लिया, 29 को किसी भी एक साइड को चेक करके देख लो। मैंने 29 को पकड़ लिया तो 29 का जो मान है बाकी दोनों भुजाओं के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। तो 54 माइनस 31 कितना होता है मेरे दोस्तों? 54 माइनस 31 होता है 23। 23 से बड़ा होता है 29 और बाकी दोनों भुजाओं के सम से छोटा होना चाहिए। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है मेरे दोस्तों? हां जी बिल्कुल सही है। 29 का जो मान है वो बाकी दोनों भुजाओं के डिफरेंस 54 माइनस 31 23 से बड़ा हो रहा है। 54 प्लस 31 मेरे दोस्तों यानी कि आपका 85 से छोटा हो रहा है, यानी कि ट्राइंगल पॉसिबल है। ये ट्राइंगल पॉसिबल है। आपको हर एक बात को छोटे बालक की तरह चेक करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक साइड को चेक करके देख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं आपसे एक और पूछ लेता हूं कि एक त्रिभुज की भुजाएं मेरे दोस्तों 17, 11 और 5 है। क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? सत्रह 11 4 कर लेते हैं, ये 5 ये कर लिया। मैं आपसे कहता हूं एक त्रिभुज की साइड 17, 11 और 5 है। क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? तो आप अपनी मर्जी से कोई भी साइड ले लो, जो भी आपको पसंद है, जो आपको पसंद है वो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एक भुजा को पकड़ लो। जैसे मैंने 11 पकड़ लिया, 11 तो 11 का जो मान है मेरे प्यारे भाई, त्रिभुज की जो भुजा है अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। 17 और 5 का डिफरेंस कितना है? 17 5 का डिफरेंस है 12। तो 17 5 का डिफरेंस 12 है मेरे प्यारे भाई यहां तो, लेकिन 11 की जो वैल्यू है अदर टू साइड के डिफरेंस से छोटी हो रही है, तो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। बस खेल खत्म। आप किसी भी एक साइड को चेक करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, किसी भी एक साइड को चेक करके ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, आपने अच्छी बात कही है। अगर आपको यहां तक इस पेज पे लिखे हुए सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो यस लिख दीजिए कमेंट में। अगर आपको इस पेज पे लिखे हुए सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो यस लिख दीजिए, यस सर लिख दीजिए, यस सर। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि ट्राइंगल की ईच साइड की वैल्यू हमेशा अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और अदर टू साइड के सम से छोटी होगी। हर बात को मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट आप मुझे बताओ, एक ट्राइंगल की साइड 10, 24 और x है। एक त्रिभुज की भुजाएं 10, 24 और x है मेरे प्यारे भी, x है। जहां x एक इंटीजर है यानी कि x एक पूर्णांक है।
पूर्णांक मतलब x का मान दशमलव में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। सर 3.7 ये डेसिमल है। इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब इंटीजर होते हैं, पूर्णांक गिनती, नॉर्मल गिनती। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, एक त्रिभुज की साइड 10, 24 और x है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप मुझे बताओ x के क्या क्या मान हो सकते हैं, x की रेंज क्या होगी। कई तरीके के सवाल बनते हैं। सबसे पहले x की रेंज क्या होगी, फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन, x की रेंज क्या होगी मेरे प्यारे भाई, x की रेंज क्या होगी। x की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है, जल्दी से जवाब दीजिए। अगर एक त्रिभुज की साइड 10, 24 और x हैं, यानी कि दो साइड तो मुझे पता है, ट्राइंगल की दो साइड तो मुझे पता है 10 और 24, तीसरी साइड नहीं पता। तो ऐसा नहीं कि तीसरी साइड कुछ भी ले सकते हैं। x की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, वो अदर दो साइड है 24 और 10, इनके डिफरेंस से बड़ी होगी, और 24 प्लस 10 इनके सम से छोटी होगी। यानी कि x का जो मान आएगा मेरे प्यारे भाई, 24 में से 10 घटेंगे 14 से बड़ा आएगा, और x का मान 34 से छोटा आएगा। ये x की रेंज आ गई। सवाल नंबर 1, ये x की रेंज आ गई। ठीक है भाई, x का मान 14 से बड़ा होगा, 34 से छोटा होगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, x की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप कहोगे सर 14 से बड़ा, 14 से बड़ा इंटीजर क्या होता है? 15। x का मान 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है मेरे प्यारे भाई। x का मान 34 से छोटा होना चाहिए। 34 से छोटा जस्ट पूर्णांक है 33। 34 से जस्ट छोटा जो नंबर है, गिनती है, वो 33 है। तो ये x की वैल्यू है। समझ में आया बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। यहां से अगला सवाल बनता है कि आपसे पूछ लेगा कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x का मिनिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान बताओ। अगर किसी त्रिभुज की साइड 10, 24 और x है, जहां x एक इंटीजर है, तो x की जो रेंज होगी 14 से 34 तक होगी। x का मान 14 से बड़ा होना चाहिए, 34 से छोटा होना चाहिए। तो 14 से बड़ा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 अप टू 33 तक कुछ भी हो सकता है। x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 15। x का मिनिमम मान 15 होगा। x की मैक्सिमम, x की अधिकतम वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई? तो x की अधिकतम वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई 33, 33 आएगी, 33। पेपर में पता है सवाल कैसे आता है? पेपर में सवाल ये आता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 10, 24 और x है, जहां x एक इंटीजर है, x एक पूर्णांक है। तो बताओ तीसरी भुजा की अधिकतम वैल्यू क्या होगी? ऐसा सवाल आएगा। तीसरी भुजा की अधिकतम वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई? तो तीसरी भुजा की अधिकतम वैल्यू क्या आएगी? 33, ऐसा क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 यहां से बनेगा मेरे प्यारे भाई, x के कितने मान पॉसिबल हैं। सवाल नंबर 2, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। बताओ बेटा, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो आप कहोगे सर जी ये 15 से लेकर 33 तक गिनती गिनो। 15 से 33 तक कितनी गिनती होती हैं? 15 से लेकर अगर 33 तक संख्याएं तो कितनी संख्याएं? तो आप कहोगे सर 33 में से 15 घटाना पड़ेगा। 33 में से 15 घटाओ 18। बहुत सारे बच्चे 18 बताएंगे नहीं, हमेशा एक ऐड करना पड़ेगा। मैं आपके सामने लिखूं 5, 6, 7, 8 कितनी गिनती हैं? तो आखिरी में से पहला वाला घटाओ, 3 गिनती नहीं, ये तो 4 है। हमेशा एक ऐड करके लिखना पड़ता है। अगर 15 से लेकर 33 तक लिखा हुआ है तो आखिरी में से पहला वाला नंबर घटाओ और एक ऐड कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो x की टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 19। x की 19 वैल्यू पॉसिबल है। x की 19 वैल्यू पॉसिबल है, 19। बात समझ में आ गई मेरे बेटे? x की 19, 18 नहीं आएगा बेटा, 19 वैल्यू पॉसिबल है। अगर आपके सामने 15 से लेकर 33 तक लिखा हुआ है तो कितनी संख्याएं होती हैं? हमेशा लगातार गिनती अगर आपको गिननी हो कि ये लगातार कितनी गिनती लिखी हुई है, तो सबसे आखिर में से पहला वाला घटाओ और हमेशा एक ऐड करो, हमेशा एक एक्स्ट्रा आता है। तो 19 गिनती लिखी हुई है।
कितनी है, x की 19 वैल्यू पॉसिबल है। दूसरा मेरे प्यारे भाई, इस बात को ऐसे भी कह सकता है कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, कितने त्रिभुज संभव हैं, कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं मेरे प्यारे भाई, ऐसे भी पूछ सकता है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। भाई आप मुझे बताओ, जितने x के मान आएंगे उतने ही अलग अलग ट्रायंगल बनते जाएंगे, जितने x के वैल्यू पॉसिबल होंगे उतने ही अलग अलग ट्रायंगल बनते चले जाएंगे। आप बताओ, ट्रायंगल की दो साइड तो फिक्स है 10 और 15, तीसरी साइड की वैल्यू मेरे दोस्तों, त्रिभुज की दो साइड तो फिक्स है 10 और 24, 10 और 24 दो साइड तो फिक्स है मेरे प्यारे भी 10 और 24। आप केवल तीसरी भुजा को पलट बदल सकते हो, तीसरी भुजा का मान 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है मेरे प्यारे भी 33 हो सकता है। तो जितनी तीसरी साइड की वैल्यू आएंगी उतने ही ट्रायंगल बनेंगे, जितनी थर्ड साइड की वैल्यू आएंगी उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। अगर तीसरी साइड की 19 वैल्यू पॉसिबल है तो यानी कि यहां पर ट्रायंगल भी अलग अलग 19 ही बनेंगे। समझ में आया मेरे प्यारे में, 19 ट्रायंगल इज पॉसिबल। एक ट्रायंगल बन जाएगा 10 24 15, दूसरा बन जाएगा 10 24 16, एक ट्रायंगल बन जाएगा 10 24 17, एक बन जाएगा 10 24 18। ठीक है बेटा, तो जितने मेरे दोस्तों एक्स की वैल्यू पॉसिबल है उतने ही ट्रायंगल भी बनेंगे, 19 ही ट्रायंगल यहां पे बनेंगे। अगली बात मेरे दोस्तों, ये निकालने के लिए आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है, मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है मेरे प्यारे भी, मैं आपको शॉर्टकट भी दिखाता हूं। कभी भी आपसे पेपर में सवाल आए कि एक ट्रायंगल की साइड 10 24 और x से बताओ x के कितने मान पॉसिबल है या कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, डायरेक्ट शॉर्टकट है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 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 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। सवाल देखिए, एक ट्रायंगल की साइड 10 24 और x है। अब x तो मुझे पता ही नहीं है, x तो मुझे पता ही नहीं है मेरे प्यार भी, मुझे दो भुजाएं जो दी गई हैं, जो मुझे साइड दी गई हैं 10 और 24, उनमें छोटी कौन सी है 10, छोटी कौन सी है 10, जो मुझे साइड पता है 10 और 24, 10 और 24 में छोटी कौन सी है 10, 10 और 24 जो भुजा मुझे दी गई है 10 और 24, तीसरी तो पता ही नहीं है, तो जो भुजा दी गई है उनमें छोटी वाली कौन सी है 10। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, डायरेक्ट आ गया 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड है 10, 10 -1, 10 दूनी 20 -1 19, 19 ट्रायंगल पॉसिबल। ये शॉर्टकट है, यानी कि पेपर में अगर कभी भी ये पूछा जाएगा ना मेरे प्यारे भाई कि बताओ एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो आपको एक्स का मान निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, आप डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटे, समझ में आया? साइड डेसिमल हो तो शॉर्टकट लगे ना बेटा, हमेशा इंटीजर में साइड देगा, डेसिमल में तो अनंत वैल्यू होते हैं, इनफाइनाइट, डेसिमल में तो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, हमेशा जो भी सवाल आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल में ये पूछा है एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट निकालो। केवल एक्स का मान पूछा जाए तो एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया। मैं एकमात्र ऐसा टीचर हूं भारत में जो पहले बेसिक बताता है, फिर बेसिक से कॉन्सेप्ट निकालता है, फिर कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकालता है, फिर उस पर एग्जाम्पल देता है, तब सवाल करवाता है, तब सवाल। लेकिन इस चीज में ना टाइम लगता है। अगर मैं भी दूसरे मास्टर की तरह आता, हाँ भाई चलो आज क्लास शुरू करते हैं, तो मैं क्या लिखता, ये सब कुछ नहीं पढ़ाता आपको, ये स्लाइड में पढ़ाता ही नहीं, मैं सीधा ये लिखता, मैं सीधा ये लिखता, ये लिख देता, और ये भी मैं आपको नहीं समझाता, ये लिख देता, ये मैं सीधा ये वाली लाइन लिख देता, ये वाली लाइन। ठीक है, ये सब मैं कोई एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल नहीं लेता, बस मैं शॉर्टकट बता देता, खत्म।
ठीक है भाई। तो देखो, अगर आपको सब कुछ पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो समय लगेगा, समय। ठीक है, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। वो बच्चे क्यों कहते सर मैंने 5 टीचर से बैच खत्म कर लिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। गधे, तूने 5 टीचर से खत्म कर लिया, लेकिन तूने आज तक खत्म नहीं किया। ठीक है बेटे, चलो अब हम इस पर बेस सवाल लेंगे। सवाल पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ाएंगे। ये देखो बेटा, क्वेश्चन आपके सामने थ्योरी भी पूछा है। देखो, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इन चारों विकल्पों में से करेक्ट स्टेटमेंट, सही विकल्प का चुनाव करो। क्या है? द सम ऑफ टू साइड मे बी इक्वल टू थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है। गलत है, बिल्कुल गलत। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड। बिल्कुल गलत है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के हमेशा बराबर नहीं होता। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये वाला सही है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो देखो सवाल हो गया। लेटेस्ट सवाल है भाई, ठीक है ना? समझ में आया? आगे चलते हैं। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 49। ये बताओ जल्दी से 49वां सवाल कौन करेगा? मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंडिंग सवाल कराऊंगा जो अभी के हाल ही के लेटेस्ट पेपर में पूछे गए हैं। हाल ही के लेटेस्ट पेपर में सवाल देखिए, सीपीओ 2024 का बोला है। एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 12 और x है। x एक पूर्णांक है, तो पूछा x की कितनी पॉसिबल वैल्यू है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x के कितने मान पॉसिबल है। एक ट्रायंगल की साइड 7, 12 और x है। पूछ x एक इंटीजर है, x के कितने मान पॉसिबल है, x के संभावित मानों की संख्या। तो बेटा x तो मुझे पता ही नहीं है। 7 और 12 दोनों साइड दी गई है, जो साइड दी गई है उनमें छोटा ढूंढना है। जो साइड आपको दी गई है उनमें सबसे छोटा देखिए 7। तो x के कितने मान पॉसिबल है? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 14 -1 13। तो x के 13 मान पॉसिबल है। तो मुझे x का मान नहीं निकालना पड़ा। ठीक है बेटा, समझ में आए? डायरेक्ट x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 13। सवाल खत्म। लेटेस्ट सवाल सीपीओ का। आगे आ जाते हैं। अगला बेटे ये बताओ, सवाल नंबर 50 बनाए। If the two side of triangle are 876 and 678 सेंटीमीटर and third side is an integer। बोला एक ट्रायंगल की दो भुजाएं 876 और 678 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड एक इंटीजर, एक पूर्णांक है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल। कितने अलग अलग त्रिभुज संभव है, कितने अलग अलग त्रिभुज बन सकते हैं। तो ट्रायंगल की दो साइड दी है 876 और 678, तीसरी भुजा इंटीजर है, कितने अलग अलग त्रिभुज बन सकते हैं। तो 876 में और 678 में छोटी भुजा कौन सी? 678 स्मॉलेस्ट है। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे मेरे प्यारे भाई? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड 678 -1 ये आएगा। तो दो किस में गुणा करेंगे? 1200 और 156। 1356 में से एक घटाएंगे 1355, 1355 बी ऑप्शन। तो 1355 अलग अलग ट्रायंगल पॉसिबल हैं। कर लोगे बेटा? कर लोगे? मजा आ रहा है ना? मेरे साथ पढ़ने में कॉन्फिडेंस तो हर बच्चे को आता होगा, क्योंकि इतना विश्वास खुद ही लगता होगा पढ़ते कि अब कुछ बचा नहीं, सब कुछ करवा दिया सर ने, कुछ छोड़ा नहीं। इतना कॉन्फिडेंस हर बच्चे को आता है। ये देखेंगे सवाल नंबर 51 बनाओ बेटा। सवाल है सीजीएल 2023 प्री का बनाए। सीजीएल 2023 प्री का कौन करेगा बेटा? एक ट्रायंगल की साइड 30, 42 और x है, कौन सा सही है? और एक ट्रायंगल की तीन साइड 30, 42 और x है, तो x की रेंज क्या होगी बेटा? x की जो वैल्यू होगी
अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी, 42 माइनस 30, 12 से बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू 12 से बड़ी होगी, और अदर टू साइड के सम से छोटी, 42 प्लस 30 72, 72 से छोटी होगी। एक्स का मान 12 से बड़ा होगा, 72 से छोटा। ये आपको कंफ्यूज कर दिया बेटा, ये है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन देगा, कंफ्यूज कर दिया। ये तो साइन आएगा ही नहीं, ये तो साइन आएगा ही नहीं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो एक्स का मान 12 से बड़ा होना चाहिए, 72 से छोटा होना चाहिए, सी ऑप्शन। आगे देखो, प्री में आसान सवाल आते बेटा, अभी आप मेंस के सवालों की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा लेवल अलग होगा भाई। ये बनाओ, सीपीयू 2024 के पेपर का सवाल जवाब देंगे बेटे। इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट जवाब देंगे। हैं? यदि किसी ट्रायंगल की तीन साइड 12 22 और एम यूनिट है, मी गलत लिख दिया है, एम यूनिट है, तो बताओ कौन सा सही है। अब सीधा ऑप्शन में देखो, समझदार है। एम का मान 22 माइनस 12, 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए, और 22 प्लस 12 34 से छोटा, 10 से बड़ा 34 से छोटा, बी ऑप्शन। यहां पे ये इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आंसर। अरे वाह, सब कितने समझदार है भाई, मैं तो आपको ऐसे ही समझ रहा था, पर तुम तो हीरो निकले। आगे चलेंगे, 53 नंबर सवाल देखेंगे, सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का। ट्राइंगल एबीसी में ए बी 9 है, ए सी 13 है, तो बीसी की लंबाई क्या हो सकती है। सवाल में आपसे बेटे ये बड़ी अच्छी बात है, आपसे बीसी की लंबाई नहीं पूछा, पूछा है बीसी की लंबाई क्या हो सकती है। अगर एक ट्राइंगल में ए बी 9 है, ए सी 13 है, तो बीसी की लंबाई क्या हो सकती है। अगर हमें दो साइड दी है, ट्राइंगल की दो साइड दी है, तो तीसरी साइड की जो वैल्यू है वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। 13 में से 9 घटाएंगे मेरे दोस्तों, 4, 4 से बड़ी होगी, और अदर टू साइड के सम से छोटी। 13 में 9 जोड़ेंगे 22, तो बीसी का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, 22 से छोटा। बीसी का मान 22 से छोटा होना चाहिए, तो 22 संभव नहीं है। बीसी का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 संभव नहीं है। बीसी का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर पॉसिबल नहीं है। ये 20 सेंटीमीटर अकेली ऐसी वैल्यू है जो 4 और 22 के बीच में, 4 और 22 के बीच में अकेला ही नंबर आ रहा है 20, तो 20 सेंटीमीटर बीसी की एक वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है भाई, कर लेंगे। 22 पॉसिबल नहीं, बीसी का मान 22 से छोटा होना चाहिए, 22 तो हो ही नहीं सकता, 22 से छोटा होना चाहिए। क्या कह रहा है बच्चा, सर सेम क्वेश्चन जुलाई 3 मेरा सिक्सल एग्जाम में आ गया, थर्ड शिफ्ट। अच्छा करा आपने बेटा। देखो एग्जाम कोई भी हो, एसएससी कोई भी एग्जाम बना रहा है, सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीपीओ, मैं तो आपको हर एग्जाम का सवाल कराता हूं, मैं एग्जाम में भेदभाव तो करता नहीं हूं। तो हर एग्जाम में एक ही जैसे नेचर के सवाल आते, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप एग्जाम कौन सा दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखेंगे, सवाल नंबर 54 बनाओ बेटा, बस यहां डेसिमल में है, करो। सीपीओ के पेपर का सवाल,
सर 20 से कम, हाँ बिल्कुल। अरे ऑप्शन में क्या है, सवाल में पूछा है बीसी की लंबाई क्या हो सकती है, इन चारों ऑप्शन में से बताना, ऑप्शन में से बताना है भाई। होने को तो बीसी का मान 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सब हो सकता है, लेकिन ऑप्शन से हिसाब से क्या पॉसिबल है, 20 पॉसिबल है। ये देखो, बोला एक स्केलर ट्राइंगल की दो साइड 3.8 और 6 हैं, कौन सा तीसरी भुजा का मान नहीं हो सकता, ये अलग है बेटा हल्का सा। एक ट्राइंगल की दो साइड मेरे प्यारे में 3.8 और 6 सेंटीमीटर है, कौन सी तीसरी साइड की वैल्यू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती पूछा है। तो बेटा तीसरी साइड की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई, वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। अब 6 में से 3.8 घटाएंगे 2.2 से बड़ा होगा, तीसरी साइड की वैल्यू 2.2 से बड़ी होगी, और 3.8 में 6 जोड़ेंगे 9.8 से छोटी होगी, यानी कि थर्ड साइड की वैल्यू 2.2 से बड़ी होनी चाहिए, 9.8 से छोटी। अब 2.2 से बड़ा, अब मुझे यह देखना है कि कौन सा मान पॉसिबल नहीं है। 2.2 से बड़ा और 9.8 से छोटा 3 पॉसिबल है, 2.2 से बड़ा है 2.7, 9.8 से छोटा पॉसिबल है, 2.2 से बड़ा होता है 2.4, 9.8 से छोटा पॉसिबल है, 2.2 से बड़ा 2.2 नहीं होता, ये गलत है। डी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो डी ऑप्शन यहां पे ट्राइंगल की थर्ड साइड की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? आगे चलें बेटे। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 55, ये बताएं जल्दी से क्या आंसर है। अच्छा सवाल है। बोला दिए गए ट्राइंगल में एस जो है, दिए गए ट्राइंगल में एस लाइन पी क्यू पर एक पॉइंट है, एस जो है पी क्यू पर एक पॉइंट है, पी आर 8 है, पी आर 8 है, पी एस 3 है, क्यू आर 15 है, तो एस क्यू की लंबाई क्या हो सकती है। डायग्राम स्केल से नहीं ड्रॉ किया गया, ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये साइड 8 है 15 है, साइड पी एस, साइड पी क्यू पर पॉइंट एस है, बोला पी एस की लंबाई 3 है, तो पी क्यू की लंबाई, ये एस क्यू की लंबाई क्या हो सकती है, एस क्यू की लंबाई क्या हो सकती है, ये सवाल है बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई। भाई अगर ये साइड 8 है, ये साइड 15 है, मुझे पूरी साइड नहीं पता पी क्यू, ये साइड 8 है 15, तो पी क्यू का जो मान होगा, साइड पी क्यू की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, आप मुझे बताओ क्या होगी। पी क्यू की जो वैल्यू होगी 15 में से 8 घटाओ 7 से बड़ी होगी, और पीक्यू की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 15 + 8 23 से छोटी होगी, 23 से छोटी। पीक्यू का जो मान है मेरे दोस्तों वो 7 से बड़ा होगा, और पीक्यू का मान 23 से छोटा होगा, यानी कि पीक्यू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। पीक्यू का जो मान है मेरे प्यारे भाई वो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, और 23 से छोटा 22 हो सकता है। पीक्यू की पॉसिबल वैल्यू है, ये पीक्यू की पॉसिबल वैल्यू है। पी से क्यू तक की जो लंबाई है वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी, अदर टू साइड के सम से छोटी होनी चाहिए। तो 15 + 8 मेरे दोस्तों 23 से, 15 - 8 7 से बड़ा हो जाएगा, 15 + 8 23 से छोटा। क्या पी क्यू का मान 4 ले सकते हो, सॉरी एस क्यू का मान पूछा है सवाल में, पी क्यू का नहीं एस क्यू का मान पूछा है। अगर मैंने एस क्यू का मान 4 लिया तो ये साइड हो जाएगी पी क्यू 7। क्या पी क्यू का मान 7 हो सकता है, नहीं हो सकता। पीक्यू का मान 7 से बड़ा होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। अगर मैंने यहां पे एस क्यू की वैल्यू 13 ली तो 13 3 16, पीक्यू की लंबाई हो जाएगी मेरे दोस्तों 16। क्या पीक्यू का मान 16 हो सकता है, हां जी, 8 से बड़ा और 22 से छोटा होता है 16, ये पॉसिबल है। तो मैं एस क्यू की वैल्यू 13 ले सकता हूं, मैं एस क्यू की वैल्यू 13 ले सकता हूं। अब 13 + 3 16, पीक्यू का मान 16 पॉसिबल है। गधो, पीक्यू का मान नहीं पूछा, एस क्यू का मान पूछा है। एक बालक 20 बता रहा है, 20 कैसे संभव है, एस क्यू की लंबाई पूछे बेटा, एस क्यू की। अगर मैं एस क्यू की लंबाई 20 लूंगा, 20 तो 20 और 3 23 हो जाएगा, पीक्यू की लंबाई 23 हो जाएगी। क्या पीक्यू की लंबाई 23 है, नहीं हो सकता। पीक्यू की लंबाई 23 हो ही नहीं सकती, गलत है। ठीक है, 24 भी नहीं हो सकता। तो एक ही मान पॉसिबल है एस क्यू का, 13 है, खत्म।
ओनली 13 इज सेटिस्फाइंग। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 56। 56 बाद में करेंगे, सबसे बाद में 57 करो पहले। ये देखिए सीडीएस का सवाल आ गया आपके सामने, 2024 का बना है। अच्छा सवाल है। सीडीएस के सवाल हमेशा से बेहतर होते हैं। फिर से रिपीट करके देखिएगा। अब आप कहोगे सर आप तो ट्रायंगल पढ़ा रहे हो, ये क्वालिटल का सवाल कैसे आ गया है? तो देखो एक क्वालिटल है जिसमें ए बी 6 है, बी सी 18 है, सी डी 6 है, डी ए 10 है। ऐसे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है मेरे दोस्तों। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी 6 है, बी सी 18 है, सी डी 6 है, डी ए 10 है। ये चार साइड दिए हैं, 6 18 6 10। बोला डायगोनल बीडी की लंबाई एक्स है। डायगोनल बीडी की लंबाई एक्स है, तो ये वाला डायगोनल है हो गया बीडी, ये विकर्ण बीडी है, बीडी की लंबाई एक्स है। तो पूछा कौन सा सही है, कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? चारों ऑप्शन में से बताना है कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है बेटा। देखो बेटा, तो आपके सामने क्वालिटल दिया है, ए बी सी डी साइड 6 है, बी सी 18 है, सी डी 6 है, ए डी 10 है। डायगोनल बीडी की लंबाई एक्स है, एक्स का मान क्या होगा? देखो बेटा, जब भी कोई ऐसा सवाल आए, जैसी मैंने डायगोनल बीडी खींचा तो डायगोनल बीडी खींचने से दो ट्रायंगल बन गए, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल बी सी डी। इन दोनों ही ट्रायंगल में मेरे प्यारे भाई ये प्रॉपर्टी लगनी चाहिए कि किसी भी साइड की वैल्यू एक्स का जो मान है मेरे प्यारे भाई, एक्स का जो मान है, अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में देखूं, एक्स का जो मान है अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ा। 6 और 10 का डिफरेंस 4 से बड़ा होगा और एक्स का मान 6 + 10 16 से छोटा होगा, ऊपर वाले ट्रायंगल के हिसाब से। ऊपर वाले ट्रायंगल के हिसाब से नीचे वाले ट्रायंगल के हिसाब से क्या? नीचे वाले ट्रायंगल के हिसाब से। पर नीचे वाला ट्रायंगल तभी बनेगा, नीचे वाला ट्रायंगल तभी बनेगा जब एक्स का मान अदर टू साइड 18 - 6, 18 - 6 12 से बड़ा हो और एक्स का मान अदर टू साइड 18 6 24, 24 से छोटा हो। तो ये दोनों ही कंडीशन सेट होनी चाहिए, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मुझे एक्स की ऐसी रेंज लेनी है, मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है मेरे प्यारे भाई, जो दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों को संतुष्ट करती हो। ऐसी वैल्यू मुझे एक्स की लेनी पड़ेगी, ऊपर नीचे दोनों वाले दोनों ट्रायंगल को संतुष्ट करती हो। आप मुझे बताओ, एक्स का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, एक्स का मान 12 से बड़ा होना चाहिए। भाई 4 से बड़ा तो 5 भी होता है, लेकिन 5 12 से बड़ा थोड़ा ना होता है। एक्स का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, 12 से बड़ा। तो 4 से बड़े 5 6 7 8 9 10 11 ये भी इग्नोर करना पड़ेगा। तो मेरी मजबूरी है, मुझे एक्स को 12 से बड़ा ही लेना पड़ेगा कि 12 से बड़ा लेना, 4 से बड़ा और 12 से बड़ा। तो 4 से बड़ी वैल्यू तो ले नहीं सकते जब मुझे 12 से बड़ी लेनी है। दूसरी बात ये देखो भाई, एक्स का मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जो इन दोनों में आती हो, एक्स की दोनों में आती हो। एक्स का मान 16 से छोटा होना चाहिए और 24 से छोटा, है ना। 16 से छोटा जैसे 16 होता है, 15 होता है, 14 होता है। अब 24 से छोटा एक्स का मान 24 है, 23 है, 22 है, ये ले ही नहीं सकता। एक्स के मान मुझे वो लेने जो 16 से छोटे हों, 24 से छोटे वाले तो मैं ले नहीं सकता। तो एक्स की वैल्यू 12 और 16 के बीच में ही मैं ले सकता हूं। एक्स की जो वैल्यू है वो 12 और 16 के बीच में मैं ले सकता हूं, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल बन गया बेटा। तो दोनों से सेट होने वाला ये लेना पड़ेगा, एक्स का मान 12 से बड़ा और 16 से छोटा। मजा आया ना सवाल करके? इजी एंड नाइस क्वेश्चन। तो देखो सीडीएस का सवाल जो रहेगा ना बेटा, वो थोड़ा सा हटके रहेगा एसएससी से, है ना, क्योंकि डिफेंस वाला पेपर है बेटा। महंगी जॉब है, सैलरी भी इसमें ज्यादा है, कंपटीशन भी कम है, ठीक है। यूपीएससी करवाती है तो इसके सवालों को एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है बेटा। आते हैं हर्ष त्रिपाठी।
आजकल एसएससी भी कोशिश कर रहा बढ़िया बढ़िया सवाल बनाने की। वाला सवाल देखो, सवाल नंबर 58 सीपीओ प्री के पेपर का बना है जरा सवाल एसएससी सीपीओ का। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी सीपीओ प्री 2024, बहुत अच्छा सवाल है भाई, शानदार। 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये 4 लंबाई हैं। लंबाई वाले रेखाखंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। सवाल में बोला है कि हमारे पास 4 लेंथ है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 लेंथ है। इन 4 लेंथ में से अगर मैं 3-3 लाइन सेगमेंट को लेके ट्रायंगल बनाऊं, 3-3 को लेके, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे। 2, 5, 7, 8 है, 3-3 को लेके ट्रायंगल बनाओ, कितने ट्रायंगल बनेंगे भाई। एक तो 2, 5, 7 बन सकता है एक ट्रायंगल। एक तो मैंने 2 बना लिया, 5 बना लिया, 7 को ले लिया। एक 2, 5, 8 ले लेते हैं, 2, 5, 8, 2, 5, 8। एक 2 को लेके क्या बन सकता है, 2 के साथ अब 7 ले लेते हैं, 2, 7, 8। और क्या बनेगा, और बनेगा 5, 7, 8। भाई इसके अलावा तो ट्रायंगल ही नहीं बन सकते, यही 4 ट्रायंगल बन सकते मैक्सिमम। 2, 5, 7 बन गया, 2, 7, 8 बन गया, 2, 5, 8 बन गया, और 5, 7, 8 बन गए। टोटल 4 ट्रायंगल बन सकते, इससे ज्यादा कोई बना के दिखाए हमें। ठीक है भाई, बताओ भाई। चार ट्रायंगल, 4 बता रहे हैं, 4 आंसर है ही नहीं। टोटल ट्रायंगल, ये टोटल ट्रायंगल बने 4, पर ये क्या पॉसिबल है क्या। 2, 5, 7 ट्रायंगल पॉसिबल है, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। यहां पे 2 साइड का सम तीसरी के बराबर बना है, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। 2, 5, 7 बनेगा ही नहीं। ये ट्रायंगल पॉसिबल है, 2, 5, 8 बनेगा ही नहीं। या 2 साइड का सम तीसरी से छोटा बन रहा है, बनेगा ही नहीं मेरे दोस्तों, बनेगा ही नहीं। यानी कि मेरे प्यारे भी ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा, ये ट्रायंगल बनेगा। तो टोटल 2 ही ट्रायंगल बन पाएंगे, ए ऑप्शन। हमने कोशिश करी 4 बनाने की, लेकिन 4 में से 2 बने ही नहीं। हमने 3-3 साइड के सेट लेके, 3-3 सेगमेंट के सेट लेके 4 ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी, पर 4 में से 2 पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल कितने हैं, 2 ही ट्रायंगल बन पाएंगे कि ये वाला, ये दोनों तो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है। बताओ। दो 5, 7 ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। अच्छा सवाल बनाने की कोशिश करिए सीपीओ ने। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में मेरे दोस्तों हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे मैं बताऊंगा कल। आज की क्लास में इस पे बेसिक सवाल हुए, बेसिक प्री लेवल के, आसान, जो हर बच्चा समझ ले, हर बच्चा पढ़ ले। कल की क्लास में आपको मेंस लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तगड़े वाले सवाल जिसमें आपकी खोपड़ी हिल जाएगी। तो कल की क्लास में दिल को और दिमाग को मजबूत करके आइएगा। ये मेरे दोस्तों रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि इसके आगे जो हम कल करवाएंगे अब। ठीक है बेटा, कल मेंस के सवाल होंगे और ये शीट हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं। अब मेरे प्यार भी थोड़ी देर में शाम को 8 बजे हमारी परसेंटेज की क्लास है यूट्यूब पर, आप उसको अटेंड करना ना भूलें। शाम को अभी थोड़ी देर में 8 बजे। सर आप जो पढ़ा रहे हो उससे सीडीएस, अरे भाई ये देखो, ये देखिए, इधर आओ जरा। ये हमारा चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। इस पे जब आप आओगे, ये देखो, ये सीडीएस के सवाल है, सीडीएस के बेस्ट सवाल। ठीक है भाई, ये हैं सीडीएस के बेस्ट सवाल। जरा ये वाले सवाल देखना आप। मैंने सीडीएस 2023 का पेपर सॉल्व करवा रखा है, सीडीएस 2024 का पेपर सॉल्व करवा रखा है। परेशानी यह है कि हाई लेवल सवाल को पढ़ने वाले और समझने वाले बालक की 2% है।
अगर 100 बच्चे ना तो 100 में से 2 ही बालक ऐसे जिनके दिमाग की क्षमता है सीडीएस लेवल के सवालों को समझने की और पढ़ने की। लायक ही नहीं है बेटा बच्चे, है ना। किसी को ज्यादा है मेरे दोस्तों, अगर वो है तो आप सीडीएस के वाले क्वेश्चंस करो सॉल्व। मैंने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा रखा है, पूरा का पूरा सीडीएस का पेपर पिछले 2 सालों का। जाके यहां से देखिए आप, मैथ्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे। कोई नहीं करवाता। मैं सीडीएस का पेपर सॉल्व करवाता हूं, मैं यूपीएससी का पेपर सॉल्व करवाता हूं, मैं मेंस का पेपर सॉल्व करवाता हूं, मैं DSSB का पेपर सॉल्व करवाता हूं, मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर सॉल्व करवाता हूं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो पेपर हुआ आज तक का टफेस्ट पेपर है इस साल का, मैंने पूरा सॉल्व करवाया हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो का। लेकिन मेरी मजबूरी है भाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अगर मैं सवाल कराने लगूं बैच में सारे के सारे, कुछ तो करवाता हूं जो जरूरी, सारे के सारे 100 में से 98 वाला पढ़ना ही छोड़ दें, पढ़े ही ना वो। लोग कहते हैं कि स्कूलों में ये कोचिंग की क्या जरूरत है, स्कूलों में आईआईटी जैसी पढ़ाई क्यों नहीं कराते, स्कूल से पढ़ के आईआईटी क्यों नहीं अगर स्कूलों में आईआईटी लेवल का पढ़ाने लगे तो स्कूल खाली हो जाए, स्कूल खाली हो जाए बेटा। स्कूल में कोई आए ना, स्कूल में मक्खी मारने के लिए लोग रहे बस। बात आई ना समझ में। असली जो भीड़ है बेटा वो कचरा है, कचरा, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको 5 जमा 7 जोड़ने में मुश्किल है, अब वो कैसे कर पाएगा सीडीएस का। तो मैं ये जो अलग एग्जाम होते हैं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सीडीएस का, ठीक है भाई, और डीडीए का, आईसीएआर का, इन सभी एग्जाम के वही यूनिक सवाल कराता हूं जिनके दोबारे से पेपर में आने के चांस ज्यादा हैं, जो एसएससी में दोबारे आ सकता है, ठीक है। वरना तो बालक पढ़ाई छोड़ देंगे, बालक पढ़ाई छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे सवालों को देख के बालक तो दम ही तोड़ देगा। दो 5 8 इसलिए पॉसिबल नहीं कि 2 जमा 5, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा हो रहा है, ठीक है जी। चलिए तो आज इतना ही बाकी जो है हम थोड़ी देर में मिलते हैं, वो बाय, ठीक है। किसी को ज्यादा ही आ गए, हाई लेवल के सवाल करने हैं बहुत ज्यादा, तो मैं यूट्यूब पे सब करवाता हूं, सब यूट्यूब पे मैं करवाता हूं। कोई टीचर यूपीएससी के, सीसेट के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, सीडीएस के पेपर सॉल्व नहीं कराता, मैं हर एक पेपर सॉल्व कराता हूं हाई लेवल का, ठीक है जी। देखो आप वहां से हिम्मत है तो देख लो आप, ये देखो सीडीएस का कंटेंट पड़ा हुआ है लगभग यहाँ पे 6 घंटे का कंटेंट पड़ा हुआ, देखो 6 घंटे का, 6 घंटे में आपकी खोपड़ी हिल जाएगी, 2 दिन बुखार में रहोगे, देखो आप नहीं देख सकते, ठीक है भाई। चलिए।